Today we learn about integrated steel plant from our speaker and guest Sri Sushant Kumar, Deputy Manager, Steel Authority of India Limited, SAIL. Before starting this session, I would like to request our respected principal, sir, Dr. Chandrasekhar Singh, to say a few words about this seminar, the webinar. So, sir, please, sir. Actually, there is some technical glitch in the. Good morning, everybody. Am I audible? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। Respected Deputy Manager Sri Sushant Kumar, Steel Authority of India Limited, and as introduced by our coordinator Professor Vikas Kumar, he is from Larsen Tugre. Also, he has worked, and our respected coordinator Professor Vikas Kumar, our other faculty members, Professor Shweta Chaube, Dr. Manju, Dr. Anupma, and other faculty member and dear students. This is the 12th webinar of the series. This is one of the important webinar. The topic chosen by Professor Vikas Kumar, that is an overview of integrated steel plant, is very important for our engineering students. As we know, the iron and steel are among the most important industry in India in our life. जैसे विकास जी बताए, ये 2014 से और 2016 के बीच ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, इंडिया थी। और अपने लाइफ में अगर स्टील के इम्पोर्टेंस को देखें तो जहां कहीं नजर उठा के देखेंगे तो आपको स्टील नजर आएगा। अर्थ ये कि बिना स्टील के हम लाइफ की परिकल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड हो। बिना स्टील का आज के युग में लाइफ की परिकल्पना मुश्किल नजर आती है। मैं इस सेमिनार में इस्तेकबाल करता हूं अपने लर्नेड स्पीकर, जो भारत सरकार के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं। हमारे अभियंत्रण के सभी छात्र, बिहार के अन्य पॉलिटेक्निक के फैकल्टी मेंबर्स एवं प्रिंसिपल्स जो इस सेमिनार से जुड़े हैं, स्टील के इस इंटीग्रेटेड प्लांट के ओवरव्यू में आपसे रूबरू होंगे और आपके नॉलेज का, आपका एक्सपीरियंस का फायदा हमारे छात्रों के बीच पहुंचेगी और हमारे छात्रों के बीच रुझान बढ़ेगा, इस्पात उद्योग के तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। वो प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, उसमें नियोजन के लिए सोचेंगे, उसमें नए नए स्टार्टअप के लिए काम करेंगे और नए इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे। जैसा हमें मालूम है, लौह युग प्रारंभ से नहीं था, ताम्र युग, लौह युग मनुष्यों का ही देन है, उनकी इन्वेंशन है, उनकी डिस्कवरी है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
जो कुछ करने के लिए उत्प्रेरित हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है और बिहार के सबसे मेधावी स्टूडेंट्स है, मेरिट से कंपटीशन कम्पीट करके आए हैं और वो इस कैरियर के मुकाम पर हैं कि अब कुछ नया करने का जज्बा उनमें है। वो एक बार आप जो हमारे लर्नेड स्पीकर हैं श्री सुशांत जी, उनके जो ज्ञानवर्धन है, सुशांत जी के टेक्निकल ओवरव्यू से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको स्टील के प्रति लगाव बढ़ेगा। सभी ने केमिस्ट्री में स्टील का उत्पादन, ब्लास्ट फर्नेस, रॉ मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ कोल इन इंडस्ट्री इन्हें पढ़ा है। अभी आपके साथ नॉलेज शेयर करके हमारे स्टूडेंट्स स्टील इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप सभी का स्वागत है और मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको, मेरे कोऑर्डिनेटर विकास जी, अन्य फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मंजू, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर श्वेता चेवे, जिनके प्रयास से ये सेमिनार आयोजित कर हम अपने स्टूडेंट्स को स्टील के ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं। धन्यवाद और तहे दिल से स्वागत डॉक्टर सुशांत जी। थैंक यू एंड ओवर टू विकास। थैंक यू सर thank you sir for your words, inspiring words sir. I have also a 2-year experience in Tata Steel, BSL, in integrated steel plant. Integrated steel plant is a very large industry where different section is work simultaneously, as like RMHS, raw material handling system, coke oven, blast furnace, steel smelting shop, high strip milling, cold roll milling, power plant. So this is very important for engineers. For this session, I would like to request Sri Sushant Kumar, Deputy Manager at Steel Authority of India Limited, to share your experience and knowledge to our student and faculty. Thank you, sir. Sri Sushant Kumar, say a warm welcome to you, sir, and start your presentation, sir. Thank you Vikas and thank you Chandrasekhar sir for the kind words और हम लोग को ज्ञात करवाने के लिए स्टील इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस और सभी फैकल्टी मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं और सारे स्टूडेंट्स का इस सेशन के लिए। मुझे आशा है कि इस सेशन के बाद जरूर आप लोग कुछ 1% ज्यादा जानेंगे स्टील इंडस्ट्री के बारे में। जैसे हम लोग को जब दिक्कत होता था स्टील इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद, जस्ट कॉलेज के बाद, कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या चलता है वो पढ़ाई नहीं होता है। तो इस तरह का सेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को कॉलेज में ये सेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो है जहां भी ज्वाइन करेंगे, जहां प्लेसमेंट होगा उनका, उसके पहले थोड़ा आइडिया रहेगा उनको कि क्या है उनके लिए आगे स्टोर में, सरप्राइज नहीं होंगे, कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद चंद्रशेखर सर, फैकल्टी मेंबर्स, विकास, एवरीवन सबका इस सेशन के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत अभी चाइना के बाद सबसे सेकंड नंबर पे स्टील प्रोडक्शन में आ गया है और मेक इन इंडिया का जो मिशन है उसके तहत हम लोग और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, चाइना को भी पीछे करना चाहते हैं। और अभी लॉकडाउन के समय हम आप लोग को बता दे कि जब पूरी दुनिया स्टील बनाना बंद कर दी थी, तब हम लोग इंडिया में स्टील बना के चाइना को एक्सपोर्ट किए और काफी हम लोग उस कारण से देश के जीडीपी में वृद्धि आया है। अभी लॉकडाउन में जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि आपदा में अवसर ढूंढने के लिए, उसी में हम लोग जहां छुट्टी लेने के बजाय डबल ड्यूटी करके सारे स्टील प्लांट्स के लोग स्टील का प्रोडक्शन किए और जगह जगह जहां पे यूरोप में, यूएस में स्टील का प्रोडक्शन बंद था, वहां पे स्टील सप्लाई करके अच्छे रेट में अच्छा प्रॉफिट कमाए। और अभी 2 दिन पहले हमारा प्रॉफिट का, तो इससे काफी देश को वृद्धि हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को सर, आप लोग के आगे से प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। ओके सर, ओके सर।
स्लाइड शो। तो कोई भी स्टील बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, जिसमें कि दो तरह का मेनली यूज होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कोल का, कोयला का। तो कोल, द इंडियन कोल विच वी यूज is not very favorable for steel making. The properties in Indian coal is not good enough to make steel for metallurgical purposes. So we import coal from Australia, and we use imported coal. Mainly 90% of the coal which we use in steel plant is imported from Australia. The next important raw material which is used for steel production is limestone. Limestone is indigenously available in our country, and we use limestone for both in making in blast furnace and in steel melting shop, about which I will talk later. And the next thing is dolomite. These things are used for reduction of iron, as I will talk in the next slides about blast furnace. Next slide. Next slide. So here I have tried to show the material balance of the steel industry. जैसे कि 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें कितना आयरन ओर चाहिए, कितना कोल चाहिए, कितना फ्लक्स चाहिए, और कुछ स्क्रैप भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे जो कुछ स्टील बना लेकिन उसमें कुछ स्क्रैप जनरेट होता है, उसको भी हम लोग रिसाइकल करके स्टील में इनपुट डालते हैं। तो 1 टन स्टील बनाने के लिए हम लोग 16 kg आयरन ओर का यूज होता है। आयरन ओर इंडिया में रेडिली अवेलेबल है, इसीलिए उसका कॉस्टिंग बहुत कम आता है। नेक्स्ट है 1000 kg कोल। इसका जैसा कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो हम लोग दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उस देश में प्राइस क्या चल रहा है या वो इंडिया को किस प्राइस में देना चाहता है। नेक्स्ट है फ्लक्स 400 kgs एंड स्क्रैप 150 kgs। एयर 5 टन यूज होता है। एयर अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, जो कि हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और स्टील के साथ साथ कुछ वेस्ट जनरेट होता है। जहां पे भी स्टील बनेगा या मतलब ब्लास्ट फर्नेस में हॉट मेटल बनता है, वहां पे हॉट मेटल के साथ स्लैग जनरेशन होता है। तो वो 450 kg ऑफ स्लैग जनरेशन होगा 1 टन ऑफ स्टील बनने में। और एसएमएस में जहां की हॉट मेटल आपका स्टील में कन्वर्ट होता है, वहां पे 160 kg ऑफ स्लैग जनरेट होता है। तो इस स्लैग को भी हम लोग फेंकते नहीं है, इस स्लैग को हम लोग प्रोसेस करके सीमेंट इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जहां पे वो यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। तो स्टील इंडस्ट्री में हमारा जो भी सिस्टम है, कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना है, हर कुछ को यूज करना है। चाहे वो एटमॉस्फेयर में गैस भी हम लोग रिलीज नहीं करते ताकि कोई पोल्यूशन नहीं हो, लेकिन वो गैस में जो एनर्जी है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, उसको हम लोग किसी जगह में यूज कर लेते हैं पावर प्लांट चलाने के लिए। तो स्टील इंडस्ट्री का यही फंडा है कि जो भी आप बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, उसको आपको यूज करना है किसी ना किसी तरह से, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े और साथ में वेस्ट जनरेशन और पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने फ्लो चार्ट दिखाया है एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किस तरह से मतलब स्टार्ट होता है प्रोसेस। तो एनिमेशन स्टार्ट कीजिए एक बार। हाँ, सबसे पहले कोकिंग कोल आता है रेलवे से हमारे पास। उसको कोल बेड में हम लोग स्टैक करते हैं। कोल बेड से उसको कोकोवेन बैटरी में लिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें COB11 लिखा है कोकोवेन बैटरी को। तो कोल बेड से हम लोग कोकोवेन बैटरी में कोल लेते हैं। उसी तरह फ्लक्स जो है, फ्लक्स पहले आता है और बेस मिक्स प्लांट, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे, वहां पे स्टोर होता है। और आयरन ओर फाइन्स, आयरन ओर 2 तरह का आता है। एक बड़े साइज का आयरन ओर लंप बोलते हैं उसको, और छोटे साइज का जो आयरन ओर फाइन्स। तो आयरन और लंप हम लोग डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं
और आयरन और फाइंस जो छोटे साइज का आयरन और है उसको हम लोग बेस मिक्स प्लांट में सिंटर बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंटर क्या होता है वो आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर ब्लास्ट फर्नेस में ये सारे चीज को चार्ज करने के बाद रिडक्शन होके हॉट मेटल जनरेट होता है। इस हॉट मेटल को हम लोग देखिए आप लोग एरो से दिखाए हैं 3 कन्वर्टर है, कन्वर्टर 1 2 3। इसमें हम लोग ये हॉट मेटल को भेजते हैं। कन्वर्टर में हमारा ये जो हॉट मेटल है इसमें स्टील बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हॉट मेटल से स्टील, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। क्वालिटी ऑफ स्टील जो है, किस क्वालिटी का स्टील बनेगा वो यहाँ कन्वर्टर में डिसाइड होता है कि किस ग्रेड का स्टील बन रहा है। नेक्स्ट कीजिए एनिमेशन में। कन्वर्टर के बाद नेक्स्ट कीजिए एनिमेशन। कन्वर्टर के बाद एडमिन प्लीज नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ये एरो से देखिए कास्टर 1 एंड 2 में कास्टर होता है जहाँ पे हम लोग शेप देते हैं। स्टील बन गया, उसके बाद हम लोग उसको शेप देने के लिए कास्टर में ले जाते हैं। कास्टर में ब्लूम्स बनेगा या बिलेट्स बनेगा, उसको फिर हम लोग मिल्स में भेजते हैं। मिल्स हमारा फाइनल फिनिशिंग एरिया है। जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग घर में देखे होंगे टीएमटी का सरिया यूज होता है, छड़ यूज होता है, 8 mm का, 6 mm का, 16 mm का, या कहीं वायर रॉड्स जरूरत पड़ता है यहाँ पे, या फिर कहीं पुल कंस्ट्रक्शन में अलग टाइप का क्रॉस सेक्शन जरूरत पड़ता है, तो वो मिल में हमारा वो क्रॉस सेक्शन बनता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मिल हमारा 3 तरह का है, वायर रॉड मिल, बार मिल और यूएस मिल। यूएस मिल मतलब यूनिवर्सल सेक्शन मिल। यूनिवर्सल सेक्शन मिल इंडिया में 2 ही है, एक है जिंदल के पास और एक है सेल के बर्नपुर में। तो यहाँ पे हम लोग जो सेक्शन बनाते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए यूनिवर्सल सेक्शन मिल में बनाते हैं। और बार मिल में जो आप लोग देखे बार्स वगैरह, जो टीएमटी बार्स जो आता है हमारे घर का कंस्ट्रक्शन, पुल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके लिए टीएमटी बार्स बनता है। और वायर रॉड मिल में कॉइल्स बनता है, राउंड कॉइल्स जो होता है वायर रॉड का। तो ये मिल कौन सा मिल में जाएगा प्रोडक्ट हमारा, वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसा कस्टमर जिसका डिमांड आया उस तरफ हम लोग वो मिल में ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, तो जैसा कि विकास ने बताया बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है अलग अलग स्टील प्लांट में। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो कि आता है रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट। मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है हमारे पास पूरे देश से या ऑस्ट्रेलिया से, जैसे बताया मैंने कि कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, बाकी इंडिया के अलग अलग पार्ट से आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और कोल आता है। तो ये सारा जो रॉ मटेरियल्स है इसको रेक से टिपल करना, मतलब रेल से आता है, रेल से पहले हम लोग वैगन टिपलर से टिपल करते हैं, उसको अपने बेड में स्टैक करते हैं। उसके बाद इसको जगह जगह पहुंचाना, जिस डिपार्टमेंट में जिस रॉ मटेरियल का जरूरत है वो रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट के डिपार्टमेंट का काम है। तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स लगे रहते हैं, स्टैकर्स, रिक्लेमर्स, वैगन टिपलर्स, इस तरह के इक्विपमेंट है जो कि हर जहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल्स का उसको पहुंचाते हैं। तो स्टील प्लांट का एक खासियत है, अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर आपका प्रॉब्लम आ गया तो पूरा प्लांट बंद हो जाता है। तो हम लोग को इस तरह से प्लांट का इंजीनियर्स को प्लांट का मेंटेनेंस रखना पड़ता है ताकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के सिंक में चले। एक में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आगे का सारा प्रोसेस रुक जाता है और बहुत लॉसेस आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया है यहाँ पे, आयरन और फाइन्स जो है बेस मिक्स प्लांट में जाता है रॉ मटेरियल कन्वेयर से, और आयरन और लम्प्स ब्लास्ट फर्नेस जाएगा। लाइमस्टोन एलडीसीपी जाता है। एलडीसीपी हुआ लाइम डोलो कैल्सिनेशन प्लांट। यहाँ पे लाइमस्टोन का जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव किया जाता है। ये नया टेक्नोलॉजी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए उसका रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं हम लोग ताकि लाइमस्टोन का जो कंजम्पशन है वो कम हो। डोलोमाइट भी एलडीसीपी जाता है, जैसा कि मैंने बताया, लाइमस्टोन और डोलो का कंजम्पशन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो आरएमएचपी जो डिपार्टमेंट है इसका जो फंक्शंस है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। सबसे पहला काम है इसका कि टिपलिंग ऑफ कोल रेक्स एंड सप्लाई टू कोकोवेंस। जो रेलवे हमको कोयला देता है अपना रेक से, उसको टिपल करते हैं, उसको
तो सबसे पहला काम है टिपलिंग करना। आयरन ओर का और फ्लक्स का भी टिपलिंग करते हैं और उसको बेड में स्टैक करते हैं। आपको बेड का भी फोटो दिखाएंगे कैसा हम लोग का स्टैक होता है रॉ मटेरियल्स। उसके बाद नेक्स्ट काम है आरएमएचपी का प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ बेस मिक्स टू सिंटर प्लांट। बेस मिक्स एक जो हम लोग आयरन और फाइन्स को डोलोमाइट के साथ मिक्स करके बेस मिक्स बनाते हैं, उसको सिंटर प्लांट भेजना काम है। और सप्लाई ऑफ स्क्रीन्ड आयरन और लम्प, आयरन और 2 साइज का आएगा, उसको अलग अलग साइज में करना भी रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट का काम है। जहां जैसे कि सिंटर प्लांट में जो आयरन और हम लोग यूज करते हैं वो छोटे साइज का करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में जो करते हैं वो बड़े साइज का करते हैं। तो ये जो साइज का जो क्लासिफिकेशन है दोनों मिला हुआ आता है। तो हम लोग को ये साइज को अगर अलग अलग करना है, छोटे साइज का आयरन ओर को सिंटर प्लांट भेजना है, बड़े साइज को ब्लास्ट फर्नेस भेजना है, तो वो रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में रोलर स्क्रीन क्रशर्स के द्वारा होता है। सप्लाई ऑफ स्क्रीन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट टू एलडीसीपी। एलडीसीपी में जैसे मैंने बताया कि लाइमस्टोन का और डोलोमाइट का सप्लाई करना, ये भी आरएमएचपी का काम है। तो इसमें भी स्क्रीन करके सप्लाई करते हैं, अलग अलग साइज लाइमस्टोन का अलग करके उसको फिर एलडीसीपी पे जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो वैगन टिपलर जैसा मैंने बताया था, कोल रेक आता है, आपको रेल की पटरी दिख रही होगी इसमें, उसी में आप इंडियन रेलवेज हमें अपने रेक में देता है कोई भी रॉ मटेरियल। फिर ये जो येलो कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है जॉ टाइप का, ये उस रेक को पकड़ता है अपने जॉ से और इसको रेक को पूरा 360 डिग्री रोटेट कर देता है। तो ये पूरा हाइड्रोलिक का फंक्शन है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। हाइड्रोलिक्स जो कि मैकेनिकल इंजीनियर का सबसे मतलब पसंदीदा ब्रांच होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंदर में, इसमें हाइड्रोलिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उतने हैवी कोल रेक को पूरा 360 डिग्री घुमा देना बहुत ही टफ जॉब है। और मैकेनिकल मतलब गियर बॉक्स से करना या गियर से करना ये चीज को मुश्किल है, इसलिए इसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये बकेट व्हील रिक्लेमर है। जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नीचे में, बकेट व्हील रिक्लेमर का काम है, जो कोल हम लोग आयरन और कोल ये सब स्टैक कर देते हैं, एक जगह में रख देते हैं बहुत बड़े से एरिया में, उसको फिर कन्वेयर बेल्ट पे देना। ये बकेट जो आपको दिख रहा है 360 डिग्री घूम सकता है, वो आपका रिक्लेम करता है, मतलब वो कोयला को उठाता है या आयरन और को उठाता है और बेल्ट पे डाल देता है। तो ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है ये स्विवेल कर सकता है 360 डिग्री, और एक नीचे आपको कन्वेयर दिख रहा होगा, उस कन्वेयर पे ये डाल देता है रिक्लेम करके। इसमें भी हाइड्रोलिक्स का पूरा इस्तेमाल है, आपको दोनों साइड में दिख रहा होगा हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, प्लस इस मशीन को 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इतने बड़े मशीन को हाइड्रोलिक मोटर्स लगते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोलिक्स का काफी इस्तेमाल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आरएमएचपी के बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो रहता है हमारा कोक ओवन बैटरी। कोक ओवन बैटरी का काम है, कोल जो हमारे पास आया, कोल जो आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया के अलग अलग जगह से, उसको कोल से हम लोग हॉट मेटल नहीं बना सकते। कोल डायरेक्टली हॉट मेटल बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो कोल को पहले कोक में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जिसका कि प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे आगे। कोल को कोक में कन्वर्ट करने के लिए उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन करना रहता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको हीट करना रहता है। ये केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है, जहाँ पे कोल को हम लोग ये जो आपको बैटरीज दिख रहा है अलग अलग सेक्शन से, इसमें कोल को पहले चार्ज किया जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन के बिना उसमें हीटिंग किया जाता है गैस से, उससे आता है वो कन्वर्ट होने से कुछ गैस जनरेट, उसको हम उस गैस को हम दूसरे एरिया में यूज करते हैं बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स इस गैस से निकलता है, जैसे कि टार जो हम लोग रोड बनाने में यूज करते हैं, उसके बाद सॉल्ट बनता है जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, और नेफ्थलीन बनता है
जो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये जो गैस जनरेट हो रहा है, गैस सबसे पहले जनरेट हो रहा है क्योंकि कोल में कुछ वॉलेटाइल मैटर रहता है, कुछ परसेंटेज जो इंडियन कोल या फॉरेन कोल है कोक में बदलते, तो ये वॉलेटाइल मैटर कोकोवेन गैस की तरह हम लोग ये बाई प्रोडक्ट ये करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें कोकोवेन बैटरी का हम फंक्शन कैसे करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड लाइए प्लीज। हाँ, तो ये एक पर्टिकुलर एक बैटरी को दिखाया गया है। इसमें ब्लू वाला जो पोर्शन है इसमें कोल चार्ज होता है, ऊपर में चार्जिंग कार एक आपको दिख रहा है, वो वहां से कोल चार्ज होता है इस बैटरी के अंदर में। एनिमेशन चलाइए प्लीज। कोल चार्ज हो गया ब्लू वाले पोर्शन में, उसके बाद हीट किया जाता है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस में, कोल को 1000 डिग्री सेल्सियस 1100 डिग्री सेल्सियस इस तरह से कोल को हीट किया जाता है। कोल को हीट करने से जो एरो दिखा रहा है येलो कलर का एरो, ये जो हीट गैस जनरेट होता है, जैसा मैंने पहले बताया था, गैस जनरेट होके ऊपर के डायरेक्शन में उसका नेचुरल टेंडेंसी है ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है। और फिर पाइप जो लगे हुए उससे हम लोग रीरूट कर देते हैं उसको बाई प्रोडक्ट प्लांट में, जहाँ पे गैस को क्लीन किया जाता है और उससे बाई प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है, सॉल्ट हो गया, टार हो गया, जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज में यूज हो। ठीक है, एनिमेशन को और आगे बढ़ाइए। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट एनिमेशन बढ़ाइए। हाँ, नेक्स्ट बढ़ाते रहिए। हाँ, ये चार्जिंग कार दिखा रहा है कि कोल कैसे चार्ज होता है। ओवन के अंदर में देखिए कोल चार्ज हो रहा है, ब्लैक कलर का जो कोल है वो भरा जा रहा है इस तरह से चार्जिंग कार से। एनिमेशन की तरह मैंने दिखाने का कोशिश किया है। ये कोल जब भर जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट। हाँ, कोल भर गया, इसके बाद एक बीम, एक लेवलर बीम दिखा होगा आपको एनिमेशन में, जो कि कोल को लेवल कर देता है। ये ऊपर एक रेड कलर का बीम चलाया जाता है, वो सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। और हम लोग कोल का लेवल जो ऊपर में थोड़ा प्लस माइनस हीप की तरह बन जाता है उसको हम लोग लेवल करते हैं। नेक्स्ट कीजिए एनिमेशन। और इसमें ये लेवलिंग हो रहा है। नेक्स्ट। हाँ, अब उसका हीटिंग हुआ, हीट करके एक 1000 कोल बीइंग हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1000 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग करने से जो कोयला है वो यूनिफॉर्म हो जाता है पूरा। नेक्स्ट। क्रूड गैस टू कोल केमिकल्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है। अब देखिए ये कोक इज रेडी दिखाया है, ये ऑरेंज कलर का जो हो गया ये मतलब कोल अब कोक बन गया। कोल अब कोक बन गया तो उसको पुश करके हम लोग को यहाँ पे नीचे में जो पिंक कलर का गाड़ी दिखा रहा है ऑरेंज कलर का, इसमें हम लोग को पुश करना रहता है। तो पुशर कार एक आपको राइट साइड में दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। पुशर कार से एक रैम की तरह बीम जाता है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ, ये पुशर कार से जो स्काई ब्लू कलर का बीम जाता है वो पुश करता है कोक जो तैयार हो गया और चार्जिंग कार में भेज देता है। ये भेजने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये कोल से कोक बन गया। अब कोक जो जनरेट होता है 1100 डिग्री सेल्सियस में, इसको हम लोग को ब्लास्ट फर्नेस भेजना है। ब्लास्ट फर्नेस भेजने के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस भेजेंगे तो ये काम नहीं होगा। कोक को हम लोग को पहले ठंडा करना होगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट से भेजते हैं। 1100 डिग्री सेल्सियस अगर कन्वेयर बेल्ट में डाल दे तो कन्वेयर बेल्ट जल जाएगा। तो उसके लिए कोक को ठंडा करने के लिए एक और कोक ओवन का डिपार्टमेंट है, सीडीसीपी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है कोक ड्राई क्लीनिंग प्लांट, ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है इंडिया में। इसमें पहले के जमाने में कोक को जब ठंडा किया जाता था तो उसमें पानी मार के ठंडा किया जाता था। लेकिन पानी मारने से क्या है कि कोक का जो प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में जाके दिक्कत होता है। तो इसके लिए कोक ड्राई क्लीनिंग प्लांट, मतलब पानी से नहीं ठंडा करके नाइट्रोजन गैस से ठंडा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे प्लांट में आया है। उससे हम लोग स्लाइड बढ़ाइए, एनिमेशन बढ़ाइए, देखते हैं। हाँ,
ये कोक आया गाड़ी से, देखिए लेफ्ट साइड में, जो हम लोग चार्ज करके वहां पे निकाले थे। एक लिफ्टर से लिफ्ट होता है ऊपर, और फिर इसको चार्ज करेंगे हम लोग ऊपर से। नेक्स्ट करते जाइए इस एनिमेशन में। हाँ, ये जो कोक ऊपर से चार्ज हुआ, देखिए ये जो रेड कलर का कोक भर रहा है, रेड हॉट कोक 1100 डिग्री सेल्सियस में आया, और इसको चार्ज किए हम लोग। इसमें नीचे में नाइट्रोजन गैस का कनेक्शन, नेक्स्ट करते जाइए। नीचे में नाइट्रोजन गैस का कनेक्शन है। नाइट्रोजन भी हम लोग अपने ही प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं। वो नाइट्रोजन गैस से कोक को ठंडा किया जाएगा अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, 150 to 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे ठंडा किया जाएगा कोक को, विदाउट पानी। तो कोक का प्रॉपर्टीज जो होता है वो भी इंटैक्ट रहेगा, और साथ में कोक को जो ठंडा करना है वो भी हमारा यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, नाइट्रोजन गैस जो ठंडा कर लेता है, तो कोक का गर्मी वो ले लेता है, वो हम लोग फिर यूज करते हैं बॉयल करने के लिए। तो हम लोग कोई भी हीट या कैलोरिफिक वैल्यू कह लीजिए, उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं। हर कुछ को यूज होना है, हर बाई प्रोडक्ट को यूज होना है, हर गैस को यूज होना है, ताकि उसको हम लोग एनवायरमेंट में भी छोड़ नहीं सकते हैं ऑथोरिटीज के कारण, इसीलिए उसका प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब ये कोक ठंडा हो जाता है तो नीचे में देखिए सर्कुलर के रिलीज कर देते हैं हम लोग को। और कोक का काम है, कोक डिपार्टमेंट, ब्लास्ट फर्नेस डिपार्टमेंट, वो कोक को लेते जाते हैं। नेक्स्ट करते जाइए। नेक्स्ट। ये जो साइक्लोन सेपरेटर्स आप लोग को दिख रहा है, वो गैस में जो गंदगी है उसको साइक्लोन इफेक्ट से क्लीन करते हैं हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो गंदगी जो भी है वो बीच में गिर जाता है, और हम लोग उसको गैस में जो भी गंदगी है वो हम लोग हटा देते हैं, और फिर उस गैस को रिसाइकल करते हैं सर्किट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट करते जाइए। ये वही प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया, वो एरो से। हाँ, अगला जो डिपार्टमेंट है वो है सिंटर प्लांट। सिंटर प्लांट का काम है आयरन ओर जो आ रहा है हमारे पास, रेलवेज जो हम लोग को दे रहा है अलग अलग जगह से लाके, माइन से लाके, वो आयरन ओर से हम लोग डायरेक्ट हॉट मेटल नहीं बना सकते ब्लास्ट पर। आयरन ओर को पहले सिंटर में कन्वर्ट किया जाता है। सिंटर से क्या होता है, सिंटर में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि उसका जो Fe कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब आयरन ओर, तो आयरन ओर का जो Fe कंटेंट, मतलब आयरन कंटेंट जो है उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, और हम लोग ज्यादा हॉट मेटल कम आयरन ओर में बना सकते हैं। तो सिंटरिंग, एज आई हैव टोल्ड, इज अ टेक्नोलॉजी फॉर एग्लोमरेशन ऑफ आयरन ओर फाइंस। सिंटरिंग में हम सिंटर बनाने के लिए हम लोग आयरन ओर, छोटे साइज का आयरन ओर फाइंस यूज करते हैं। कोक का डस्ट यूज करते हैं। कोक डस्ट मतलब कोल से जो कोक बना, उसका बड़ा साइज का कोक तो ब्लास्ट फर्नेस में डायरेक्टली चला जाता है, लेकिन जो छोटा साइज का कोक है वो हम लोग सिंटर प्लांट भेजते हैं। सिंटर प्लांट में आयरन और फाइंस, लाइम और कोक डस्ट मिल के सिंटर बनाता है, एक दूसरे में मिलाया जाता है। नेक्स्ट कीजिए। तो सिंटर, जैसा कि मैंने सिंटर का बताया था क्यों बनाना जरूरी है सिंटर, ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव हो जाता है सिंटर बनाने से। अगर डायरेक्टली भी हम लोग आयरन और चार्ज करेंगे तब भी हॉट मेटल बन जाएगा, लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्टिविटी है, मतलब कितना रॉ मटेरियल डालने से कितना हॉट मेटल बनेगा, वो इंक्रीज हो जाता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंस, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी माइंस है वहां पे आयरन और बड़ा साइज का भी प्रोड्यूस होता है और छोटे साइज का भी प्रोड्यूस होता है। तो बड़ा साइज का आयरन और तो यूज हो जाएगा, बहुत डिमांड है उसका, लेकिन छोटे साइज का जो फाइंस है उसका कुछ यूज नहीं होता है। तो सिंटर, अगर हम लोग छोटे छोटे फाइंस को, जैसा हम लोग गांव में देखते होंगे गुल बनाया जाता है, जैसे मिला के बहुत सारा चीज को मिला के गांव में लेडीज लोग गुल बनाती, उसी तरह से सिंटर बनाया जाता है। बहुत सारा फाइन मटेरियल्स को एक लंप की तरह बना के उसको बड़ा बना के एक यूज हो पाए उसका।
अगला सिंटर में और है कि कैल्सिनेशन ऑफ रॉ फ्लक्स आउटसाइड ब्लास्ट फर्नेस, मतलब कैल्सिनेशन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर नहीं कैल्सिनेशन करके उसके पहले ही कैल्सिनेशन करके भेजते हैं ताकि अंदर में वो ना हो। और रिडक्शन इन कोक रेट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, कोक हमारा सबसे महंगा रॉ मटेरियल है स्टील प्लांट का। कोल का प्राइस से हमारा डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस संबंध हो जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। तो अगर कुछ भी करके हमारा कोक का रेट, मतलब कोक का रिक्वायरमेंट अगर कम कर सके तो हम लोग वो कोशिश रहता है। तो सिंटर बनाने से ये फायदा होता है कि हमारा कोक रेट जो है, कोक कितना लगेगा 1 टन हॉट मेटल बनाने में, वो कम, उसमें कमी आता है, इसीलिए सिंटर बनाना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, तो ये अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी स्टील प्लांट का, वो है ब्लास्ट फर्नेस। हिंदी में धमन भट्टी बोलते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में प्रॉब्लम है, मतलब पूरा ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हॉट मेटल बनता है। यहाँ पे सारा इतना जो RMHP बताया, वो सिंटर प्लांट बताया आपको, कोक ओवन बताया आपको, ये सब जो रॉ मटेरियल्स भेज रहे हैं फाइनली यहीं पे आता है ब्लास्ट फर्नेस, और यहाँ आते हैं उस रॉ मटेरियल्स को यूज करके, तो स्मूथ चलता है। क्योंकि जैसे ही ये प्लांट में हल्का सा भी प्रॉब्लम आया तो पीछे का सब डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, आगे का सारा डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस इज ए काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे मटेरियल्स, बर्डन मटेरियल्स आर चार्ज फ्रॉम द टॉप which descend downward and gases generated at the lower level ascend upwards। तो ये फोटो में जैसा आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर का पोर्शन में देखिए कन्वेयर बेल्ट गया है, ब्लू रंग का आपको दिख रहा होगा कन्वेयर बेल्ट गया है। इससे हम लोग सारा रॉ मटेरियल्स, मतलब कोक हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इससे चार्ज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के टॉप से चार्ज करते हैं सारा रॉ मटेरियल्स को। और जो रॉ मटेरियल्स को हीट करने के लिए गैस रिक्वायर्ड है, वो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के एकदम निचले हिस्से से चार्ज करते हैं। तो जब ऊपर से रॉ मटेरियल्स को चार्ज करते हैं तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है, और नीचे से जो गैस को चार्ज करते हैं वो अपना नेचुरल टेंडेंसी के कारण ऊपर जाता है। तो ये जब रॉ मटेरियल्स और गैस जब मिलेगा तो एक टेम्परेचर वहां पे मेंटेन रखते हैं ब्लास्ट फर्नेस में 1400-1500 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि आपका हीट केमिकल रिएक्शन जो है आयरन ओर को रिड्यूस करने का, जैसे कोई भी आयरन ओर आता है वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट हो गया, Fe2O3 या Fe3O4। ब्लास्ट फर्नेस का काम है इस ऑक्साइड को Fe में बदल देना, मतलब FeTO3 को Fe में बदल देना, या Fe3O4 को Fe में बदल देना। तो ये कन्वर्सन या ये केमिकल रिएक्शन लाने के लिए कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो वो ब्लास्ट फर्नेस इंश्योर करता है। ब्लास्ट फर्नेस में ये हॉट एयर सप्लाई करते हैं टेम्परेचर देने के लिए। तो सबसे पहला, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बताएंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये जैसे मैंने ब्लास्ट फर्नेस का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, कहाँ कहाँ से क्या क्या रॉ मटेरियल्स आ रहा है और गैसेस कहाँ से आ रहे हैं। आपको नीचे साइड में दिखेगा कि हॉट स्टोव लगे हुए हैं जहाँ पे गैसेस और एयर को गर्म किया जाता है पहले, और उसको नीचे के पोर्शन से, बेली में देखिए, बेली से उसको चार्ज किया जाता है, और जो भी रॉ मटेरियल्स है वो एकदम टॉप पे बेल चार्जर से चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल चार्ज किया जाता है वो है कोक। कोक को ऊपर से चार्ज करके, पहले एक कोक को ऊपर से चार्ज करके ब्लास्ट फर्नेस के निचले पोर्शन में एक बेड की तरह फॉर्म किया जाता है। बेड इसीलिए फॉर्म किया जाता है कोक का क्योंकि कोक सबसे हाई स्ट्रेंथ वाला रॉ मटेरियल है। तो एक उससे हम लोग बेड बनाते हैं जिससे कि जो सारा रॉ मटेरियल ऊपर से नीचे गिरेगा उसका बर्डन जो सहना है, नीचे में कुछ एक कुशन की तरह रहना चाहिए। तो नीचे में कोक रहता है
जो कि आपका पूरा ब्लास्ट फर्नेस में जो रॉ मटेरियल्स का लोड है उसको सहने के लिए। और दूसरा काम है कोक का, जो हम लोग यहाँ से गैस दे रहे हैं और जो टेम्परेचर रख रहे हैं उससे कोक जलता है। कोक जलने से जो टेम्परेचर जनरेट होता है उससे आपका Fe2O3 आपका Fe में बदल जाता है। तो इसमें देखिए सारा गैस का दिखाया हुआ है फ्लो, बर्नर से कैसे गैस के थ्रू गली से जाता है। यहाँ नीचे से गैस ऊपर की तरफ जाएगा और आपका टेम्परेचर जहाँ पे आपका जिस पोर्शन में जो टेम्परेचर चाहिए वो हम लोग मॉनिटर करके वो उतना हम लोग बर्नर का ओपनिंग खोल के उसको कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही हॉट मेटल जो बनता है, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा मोल्टेन आयरन बना हुआ है और राइट साइड में दिख रहा होगा स्लैग बना हुआ है। तो कोई भी चीज बनता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसी में स्लैग जो है ब्लास्ट फर्नेस का एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई भी रिएक्शन हम लोग Fe2O3 को जब Fe में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ बाकी जो सिलिकॉन ऑक्साइड है वो उसके साथ मिलके स्लैग बनाते हैं। तो स्लैग को भी हम लोग फेंकते नहीं है, स्लैग को हम लोग रीप्रोसेस करके सीमेंट प्लांट को सप्लाई करते हैं, जहाँ पे वो लोग सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला जो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग जैसे हॉट मेटल बनाए, हॉट मेटल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे सिलिकॉन कंटेंट हो गया, उसका मैंगनीज कंटेंट हो गया, ये सब हम लोग को मॉनिटर करना रहता है। क्योंकि अगर हॉट मेटल बंद हो गया लेकिन उसका क्वालिटी अगर सही नहीं है तो आगे के डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है और स्टील का जो क्वालिटी है अल्टीमेटली वो सही नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। सारा डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी अगर क्वालिटी में हेर फेर होता है। हेलो, मेरा साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है मेरा? आप हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो कैरी ऑन सर। थैंक यू। तो आगे के डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक डिपार्टमेंट होता है हमारा रिसर्च एंड कंट्रोल लैबोरेटरी। वो उस डिपार्टमेंट का काम है जो हॉट मेटल्स जनरेट हो रहा है उसमें सिलिकॉन कंटेंट को हमेशा मॉनिटर करते रहना। अगर सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कोक को क्या करना है, कि किस रॉ मटेरियल को कितना डालना है या क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्योंकि अगर उस लेवल पे कंट्रोल नहीं हो पाया तो अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है स्टील मेल्टिंग शॉप, यहाँ पे स्टील का जो क्वालिटी है ये अच्छा नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू एडिशन करते हैं हम लोग किसी आयरन मेकिंग में, तो वो स्टील मेल्टिंग शॉप में करते हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप का काम है आयरन को स्टील में बनाना। मतलब यहाँ पे हम लोग एलॉइंग करते हैं जिससे कि आयरन का उतना अच्छा प्रॉपर्टीज नहीं होता है। स्टील हम लोग जैसे ही बना देते हैं वो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेटल बन जाता है। हमारे किसी भी पर्पस के लिए स्टील ही यूज होता है। तो स्टील मेल्टिंग शॉप का काम है हॉट मेटल जो ब्लास्ट फर्नेस से बन रहा है उसको स्टील में बदलना। तो जैसा आप लोग सबसे पहला एरो के पहले देख रहे होंगे, ब्लास्ट फर्नेस के शेप के नीचे में एक टॉर्पेडो टाइप का रखा हुआ है। तो एक रेलगाड़ी उस टॉर्पेडो को में हॉट मेटल लेके स्टील मेल्टिंग शॉप पहुंचाता है। तो जैसे ये 350 टन लगभग एक बार में हॉट मेटल हमारा स्टील मेल्टिंग शॉप पहुंचता है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे कि हॉट मेटल पोरिंग, जो ये टॉर्पेडो लेके आता है उसको एक कंटेनर में डाला जाता है। एक कंटेनर में डाल के, पर्पल कलर का एक कंटेनर दिख रहा होगा आपको, उसमें वो हॉट मेटल को पोर किया जाता है। उसको पोर करने के लिए आप लोग देख रहे होंगे रोटेट किया गया, उसके लिए भी एक हाइड्रोलिक इक्विपमेंट है जिससे कि रोटेट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो अगला प्रोसेस आता है स्टील मेल्टिंग शॉप का, सबसे पहला प्रोसेस जो है डीसल्फराइजेशन एंड रिमूवल ऑफ स्लैग। हॉट मेटल में भी कुछ स्लैग आ जाता है और कुछ सल्फर उसमें हॉट मेटल में इनग्रेस्ड रहता है। तो सल्फर सबसे पहला काम है स्टील मेल्टिंग शॉप का कि सल्फर को हॉट मेटल से हटाना, क्योंकि सल्फर अगर स्टील में रहेगा तो उसका क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है। तो डीसल्फराइजेशन प्लांट में रिएक्शन करके हम लोग सल्फर हटाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहता है
स्क्रैप आयरन ओर चार्जिंग। जो आयरन और कुछ स्क्रैप जो हमारा स्टील प्रोडक्ट्स जो स्क्रैप हो जाता है, क्वालिटी का नहीं बनता है, उस स्क्रैप को भी हम मेल्ट करके स्टील बना देते हैं। और हॉट मेटल एक कन्वर्टर होता है जो आपका इस एरो में सबसे राइट मोस्ट पोर्शन में आपको दिख रहा है, उसी में सबसे पहले स्क्रैप और आयरन और चार्ज करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग हॉट मेटल चार्ज करेंगे। हॉट मेटल चार्ज करने के बाद हम लोग उसमें, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं। मतलब ऊपर से एक इलेक्ट्रोड टाइप का अंदर घुसता है, आप लोग देख रहे होंगे एक हॉलो टाइप का रॉड, उससे हम लोग ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं कन्वर्टर में। ऑक्सीजन ब्लोइंग से क्या होता है कि हमारा पूरा जो इसमें स्टील का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। हमारा जो भी इन एब्जॉर्ब्ड गैसेस है, हॉट मेटल में जो गैसेस एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं वो सब हट जाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके। तो कन्वर्टर में हमारा स्टील एक तरह से स्टील बन जाता है। जब कन्वर्टर से निकल रहा है, जो एरो नीचे दिखा रहा है, टैपिंग जहाँ लिखा हुआ है, वो वहां पे हॉट मेटल आयरन से स्टील बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग स्टील में कुछ प्रोसेस करना रहता है ताकि स्टील का क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कस्टमर का डिमांड रहता है कि उसको स्ट्रेंथन करना है, उसका हाई अगर ऑटोमोबाइल के हमारे कस्टमर्स हैं तो उनका अलग ऑटोमोबाइल ग्रेड ऑफ स्टील अलग होता है, तो उसके लिए स्टील बनने के बाद भी कुछ हम लोग और प्रोसेसेस है, जैसे कि आर्गन रिंसिंग स्टेशन। यहाँ पे आर्गन से हम लोग रिंसिंग करते हैं जिससे कि आपका और भी जो स्लैग मटेरियल है वो रिमूव हो जाए। और अगला है RH वैक्यूम डीगैसर। डीगैसर मतलब कि जो एब्जॉर्ब्ड गैसेस है हॉट मेटल में उसको हटाना। वो हम लोग ऑक्सीजन ब्लोइंग कन्वर्टर में भी करते हैं, लेकिन RH वैक्यूम डीगैसर में आके वो और अच्छे तरीके से उसमें गैसियस जो इम्प्यूरिटीज है वो हट जाता है रॉ मटेरियल से गैसियस फॉर्म में। अगला जो डिपार्टमेंट दिखाया है मैंने वो है लैडल फर्नेस। लैडल फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें आर्किंग करते हैं जिससे कि स्टील का जो क्वालिटी है वो डिसाइड होता है यहाँ पे। इसमें हम लोग एलॉइंग एलिमेंट्स और भी फेरो एलॉयज ऐड करते हैं जो कि स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है उसको बढ़ाता है। तो लैडल फर्नेस जो स्टील मेल्टिंग शॉप का पार्ट है, ये स्टील का स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैडल फर्नेस के बाद हम लोग कास्टर आपको को दिख रहा है, ये एक अलग हिस्सा है। स्टील मेल्टिंग शॉप जैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस बोला जाता है BOF, और अगला होता है CCP कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट। तो लैडल फर्नेस तक का जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया वो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के अंडर में आता है। और कास्टर उसके आगे का जो पोर्शन है कास्टर वाला, वो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट में आता है। कास्टर का काम है स्टील को शेप बनना। लैडल फर्नेस तक जो है स्टील हमारा वो मोल्टन मेटल के फॉर्म में, जिसको कि हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हॉट मेटल को हैंडल करना बहुत मुश्किल है 1500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हॉट मेटल है तो। लेकिन कास्टर जो है उस हॉट मेटल को एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कास्टर में एक मोल्ड लगा रहता है, जैसा हम लोग कास्टिंग में आप लोग देखे होंगे, मोल्ड बना हुआ जिसमें हम लोग पोर करते हैं लिक्विड को और वो एक शेप ले लेता है। तो वहां पे तो हम लोग एक लिक्विड डालते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हम लोग डालेंगे वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे हॉट मेटल डालेंगे। तो एक जो मोल्ड बनता है बहुत ही हाई क्वालिटी का इम्पोर्टेड मोल्ड रहता है, और एक मोल्ड हमारा 6 से 8 घंटा लाइफ रहता है। 8 घंटा तक स्टील प्रोडक्शन चलेगा, तब तक वो मोल्ड उसका हीट ले सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो 8 घंटे पे, हर 8 घंटे पे हम लोग उस मोल्ड को चेंज करते हैं, और वो मोल्ड से फिर आगे निकल के जैसा रिक्वायरमेंट है, बिलेट होता है, ब्लूम होता है, बीम ब्लैंक होता है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है वो वाला कास्टर में हमारा जो हॉट मेटल है उसका हम लोग रूटिंग कर देंगे ताकि उस डायरेक्शन में जा पाए। तो नेक्स्ट जब कास्टर के बाद हम लोग मिल्स में जाते हैं। मिल्स में कास्टर में बिलेट और ब्लूम, जिसको कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट
बोला जाता है। सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है। सेमी कास्टर जिससे जो प्रोडक्ट निकला उसको बिलेट ब्लूम को हम लोग सेमी फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। बहुत सारे कस्टमर हमारे, जैसे आप लोग टीवी पे ऐड देखते होंगे, श्याम स्टील हो गया, मोगिया टीएमटी हो गया, ये लोग हम लोग से सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मतलब जितना प्रोडक्ट मैंने आपको अभी तक दिखाया कास्टर तक स्टार्टिंग से यहाँ तक हम लोग बना के उनको बेच देते हैं। वो लोग फिर फाइनल जो मिल्स का काम रहता है वो लोग अपने प्लांट में मिल्स का, तो यहाँ तक का उनका टेंशन खत्म हो गया। हॉट मेटल को हैंडल करना, कोक को हैंडल करना, तो बहुत सारा हमारा जो रिक्वायरमेंट रहता है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट का भी रहता है। तो हम लोग यहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट जैसा कि आप लोग अपने घर बनने में या पुल बनने में देखे होंगे टीएमटी बार्स वगैरह, उसके लिए हम लोग मिल्स भेजा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस जो आप लोग को मैंने दिखाया था पिछले स्लाइड में, ये इसमें देखिए मैंने थोड़ा जूम करके इसको दिखाया है इस स्लाइड में। इसमें ऑक्सीजन लैंस का मार्किंग किया हुआ है। इसी लैंस के थ्रू ये ब्लू वाला जो पोर्शन है इससे ऑक्सीजन जेट निकलता है। हॉट मेटल में ये ऑक्सीजन जेट जाके मिक्स करके जो भी उसमें डिसॉल्व्ड गैसेस है, जिस गैस को नहीं रहना चाहिए हॉट मेटल में, जिस गैस से उसका प्रॉपर्टीज खराब हो जाता है, उस गैस को निकालने के लिए वो ऑक्सीजन जेट जाके उसमें मिल के उस गैस को सिस्टम से निकालता है। तो ऊपर से वो वेस्ट गैस सिस्टम जो आप लोग को एरो दिखाया हुआ है, उधर से हमारा जो वेस्ट गैस है वो जाके निकल जाएगा। और इस गैस को भी हम लोग फेंकते नहीं है या एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करते हैं। इस गैस को भी हम लोग स्टोर करते हैं, और प्लांट में कहीं पे हीटिंग का रिक्वायरमेंट हो, मान लीजिए कोई एरिया को हीट करना हो कोई प्रोसेस को, तो वहां पे इस गैस का कैलोरीफिक वैल्यू को यूज करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ स्लैग जनरेट होता है, जैसा कि आपने देख रहे होंगे स्टील बात के ऊपर में जो स्लैग बना हुआ है, इस स्लैग को निकालने के लिए टैप होल है। टैप होल से हम लोग स्लैग निकाल के उस स्लैग को भी हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री को बेचते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी बाई प्रोडक्ट को फेंकना नहीं है, कोई भी गैस को रिलीज नहीं करना है। और साइड बाय साइड एक कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट का दिखाया हुआ है आप लोग को। इसमें सबसे पहले लैडल में मोल्टेन स्टील जो कन्वर्टर में बना रहता है, वो स्टील लैडल में रहता है। लैडल से टंडिश आपका एक टब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ऑब्वियसली हमारे घर के टब की जरा प्लास्टिक का नहीं रहता है, वो एक इम्पोर्टेड मटेरियल का बना रहता है, जिससे कि वो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हीट ले पाए। अगला जो है उसमें टंडिश के बाद आता है जो हॉट मेटल अपना, वो मोल्ड में आता है। मोल्ड जैसा कास्टिंग में आप लोग पढ़े होंगे मोल्ड, ये वही मोल्ड है, बस इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये काफी अच्छा क्वालिटी का रहता है, ताकि ये 1500 डिग्री सेल्सियस का हीट ले पाए। ये मोल्ड एक तरह से शेप देता है, इनिशियल शेप देता है हमारे स्टील को सॉलिडिफाई करने के लिए। मोल्ड जब शेप दे देता है, उसके आगे जो स्टील आएगा इसको हम लोग को कूल करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस जो लेंथ है उसमें हम लोग उसमें स्प्रे लगा के कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने के बाद जो है अपना टॉर्च कट ऑफ पॉइंट आप लोग को एंड में दिखा रहा होगा। एक कोई भी हम लोग मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट, इसका क्वालिटी है कि ये कंटिन्यूअस लंबा लंबा स्टील मतलब बनाते रहे, लंबा लंबा स्टील का पार्ट्स, इसका कोई लिमिट नहीं है, कंटिन्यूअस ये कास्टिंग करते रहता है। इस प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आता है, कंटिन्यूअस ये स्टील प्रोड्यूस करते रहता है। लेकिन इस स्टील को, इतना लंबा स्टील को हैंडल करना तो मुश्किल है। इसको हम लोग 12 मीटर के लेंथ में, 12-12 मीटर के लेंथ में हम लोग इसको कट ऑफ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये 12 मीटर के लेंथ में काटने के लिए स्टील को उतना हाई टेम्परेचर पे एक ऑटोमेटिक टॉर्च कट ऑफ पॉइंट है, जहाँ की आपका कंटिन्यूअस एक कटिंग आर्गन सिलेंडर से कटिंग चलता रहेगा, और आपका स्लैब को उस पॉइंट पे हर 12 मीटर पे ऑटोमेटिकली काटता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इस कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है मिल्स। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मिल्स भी 2-3 तरह का होता है। बार मिल हो गया, वायर रॉड मिल हो गया, और यूनिवर्सल सेक्शन मिल हो गया। तो सारे प्लांट में हर तरह का मिल नहीं रहता है।
कुछ प्लांट में जैसे सेल का भी 5 प्लांट है, तो कुछ जगह लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिल है। लॉन्ग प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि टीएमटी का सरिया हो गया, तो कुछ प्लांट जैसे कि वहाँ पे लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिल है। कुछ जैसे राउरकेला का प्लांट हो गया, वहाँ पे प्लेट बनाने के लिए मिल है। तो अलग अलग प्लांट अपना अपना कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सेटअप करता है, और वहाँ फिर हमारा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फाइनल शेप दिया जाता है हमारे मेटल को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कास्टर का एक व्यू दिखाए हैं हम आपको, और ये लैडल जो दिखाए थे आपको, कन्वर्टर जो दिखाए थे, कन्वर्टर में पोर किया जा रहा है हॉट मेटल को उसके द्वारा। ओवरहेड क्रेन इस लैडल को पकड़ा हुआ है, उससे हम लोग पोर करते हैं। इसमें काफी सेफ्टी और सावधानी बरतना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि हॉट मेटल एक तरह से पोर हो रहा है। कभी भी इधर उधर अगर हॉट मेटल गिर गया, उस जहाँ पे जाना है वहां पे नहीं गया, और हॉट मेटल इधर उधर पोर हो गया, तो हजारों लोग का जान जा सकता है जो उस एरिया में काम करता है। तो हम लोग को काफी सेफ्टी से वो चीज को कंट्रोल करके धीरे धीरे ये वाला प्रोसेस करना रहता है। तो नेक्स्ट जो है मिल्स के बारे में। मिल्स में जैसे कास्टर में जो आप लोग को दिख रहा है बिलेट या ब्लूम जो बना, इसको हम लोग को मिल्स में शेप देना है। तो सबसे पहले एक रीहीटिंग फर्नेस रहता है मिल्स में। मतलब कास्टर से जो बना सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उसको हम लोग फिर से हीट देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कोल्ड प्रोडक्ट है उसको आप शेप देने लगे मिल्स में, तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। जब तक कि लोहा गर्म ना हो तब तक उसको शेप नहीं दिया जा सकता। तो एक और जैसे ब्लास्ट फर्नेस तो 15 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, लेकिन उतना हाई टेम्परेचर नहीं है। रीहीटिंग फर्नेस हम लोग मिल्स के जस्ट पहले, कास्टर के बाद और मिल्स के पहले बीच में एक फर्नेस लगाते हैं, जिसका कि टेम्परेचर हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके इनिशियली उस स्टील जो बना हुआ है उसको गर्म कर लेते हैं, ताकि उसको हम लोग फाइनल शेप दे पाए मिल्स में। और वो जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो मेंटेन करते हैं हम लोग, वो हम लोग ये गैसेस से मेंटेन करते हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, कोकोवेन में जो गैस जनरेट हो रहा है और बीओएफ में जो गैस जनरेट हो रहा है, ये सब को हम लोग फेंकते नहीं है बाहर। वो गैस को हम लोग रूट करते हैं उस फर्नेस में। उस फर्नेस का वॉल्स को हम लोग गैस से हीट करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी आपका स्टील का रॉड्स है, बार्स है, वो सब हीट हो जाए और शेप लेने को तैयार हो जाए। तो रीहीटिंग फर्नेस से निकल के उसके बाद मिल्स में जाता है। मिल्स में अलग अलग स्ट्रैंड्स रहता है, रोल्स रहता है मिल्स में। जैसा आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रोलिंग के बारे में पढ़े होंगे, तो रोल्स रहता है, लेकिन एक बार में एक रोल से पास करवा के आप स्टील नहीं बना सकते। वैसा वैसा कम से कम वो रोलिंग जो हम लोग पढ़ते हैं 30 to 50 सेट्स ऑफ रोलिंग होता है, 30 to 50 टाइम्स रोलिंग होता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। टीएमटी जो आप 16 mm का देख रहे हैं, ये कास्टर का जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से वो टीएमटी बनाने के लिए 50 रोल से उसको गुजरना पड़ेगा। 50 रोल से इसीलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि एक बार में हम लोग अगर उसका डायमीटर या उसका शेप चेंज कर दे तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि पहले इनिशियली 100 mm मान लीजिए किसी चीज का थिकनेस है, उसको 100 mm से हम लोग 98 करेंगे, 98 से 96 करेंगे, 96 से 90 करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा हर एक रोल सेट से पार होके उसका डायमीटर और शेप वो लेता है, और फाइनली जो हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस शेप में आता है। तो स्टील जो लास्ट का मैंने जो सेक्शन दिखाया आपको, स्टील मेल्टिंग शॉप और मिल्स, इसको बोला जाता है स्टील सेक्शन। और इनिशियली जो मैंने आपको दिखाया आरएमएचपी से लेके ब्लास्ट फर्नेस तक, इसको किसी भी सेक्शन में बोला जाता है आयरन सेक्शन। तो स्टील, कोई भी स्टील प्लांट 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, आयरन सेक्शन और स्टील सेक्शन। दोनों सेक्शन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा खूबी यही है कि कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूरा स्टील प्लांट बैठ जाता है। तो हम लोग को इस तरह से इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन करना है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड।
थैंक यू। स्टील प्लांट के मैंने कोशिश किया कि आप लोग को स्टील प्लांट का एक आइडिया लग पाए मेरे इस शॉर्ट टाइम में। आप लोग को 1 घंटे के समय में मैंने जितना हो पाया मैंने आप लोग को बताया। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग से कि जो आप लोग को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए और उससे हट के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा जानने का कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो बहुत हम लोग को दिक्कत हुआ था। जो हम लोग एक्चुअल में बुक में पढ़ते हैं मशीन डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो एक्चुअल में यूज हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कुछ लिटरेचर अगर हम लोग देखते रहे गूगल पे या कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन जो आप लोग के कॉलेज के द्वारा, तो हम लोग जब जहाँ पे प्लेसमेंट होके ज्वाइन करेंगे या इंटरव्यू जब अटेंड करेंगे कोई भी, तो हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे उस इंटरव्यू में या जब कोई इंडस्ट्री नया ज्वाइन करे। क्योंकि बहुत बार देखा गया है इन करके आए या एमटेक करके आए इंडस्ट्री में आके उनका जाके इस तरह का सेशंस और भी अच्छा अटेंड करके आप लोग अपने आप को और जागरूक बना सकते हैं ताकि इंडस्ट्री रेडी हो पाए हम। थैंक यू सुशांत जी। Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Thank you, Sushant ji, for sharing your knowledge and experience to our participant. Now, मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट स्पीकर से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं क्वेश्चन। एक हैंड राइज किया है ब्लैक से J2 से। हाँ, हैंड राइज किया। इनको थोड़ा सा आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ सर, आप पूछिए, आपका क्या आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ब्लैक से J2। आपका आवाज सही तरीके से नहीं आ रहा। Some problems so in my mobile. So आवाज नहीं आ पा रहा है तो आपका chat आवाज में नहीं भी आ रहा। आप लिख चैट, सकते हैं। हाँ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दीपू आनंद। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, हम लोग उसको देख के सर से पूछ के आपको उसका जवाब देंगे। दीपू आनंद का क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ प्रिंस। हाँ बोलो। हेलो सर, अवेलेबल है? हाँ हाँ अवेलेबल है। सुन रहे हैं सर? नहीं सर कहाँ है वो जिनसे क्वेश्चन करना था? सुशांत सर। हाँ सर लाइन पे है, सर लाइन पे है। सर मटेरियल कैसे तैयार होता है उसका कोई शॉर्ट टर्म मतलब वीडियो हम लोग देख सकते हैं कि वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग से, ठीक है? आपने तो सर एनिमेशन में दिखाया बट रियल में कैसे वहाँ तैयार होता है उसका कोई अगर वीडियो आपके पास होता है शॉर्ट में थोड़ा दिखा देते तो। वीडियो में इस जूम ऐप के थ्रू तो वीडियो शेयर नहीं हो पाएगा। वीडियो मैं आप लोग को मैं विकास को सेंड कर दूंगा तो वो आप लोग को दिखा देगा, ठीक है? यस ओके सर। और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन?
Okay, I think all doubt is clear and आप जैसा बोले थे कि % नॉलेज जरूर बढ़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत 10 to 20% नॉलेज एनहांस हुआ है हमारे पार्टिसिपेंट का और हमारा खुद। मुझे तो अपना पुराना दिन याद आ गया जब हम लोग के सारे चीज को देखते थे, वहाँ काम करते थे। तो रियली बहुत ये नाइस सेशन रहा और बहुत नॉलेजफुल सेशन रहा हमारे लिए और हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। जैसा कि आपने बताया कि हमको कोर्स के अलावा भी जो हमारे सिलेबस में है, उसके अलावा जब इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो लगता है कि हमने तो ये सब कभी पढ़ा ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं था। तो हमारा ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के ओवरव्यू पर ये वेबिनार कराने का मोटो यही था, मकसद ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चे हमें हमारे बच्चे इंडस्ट्री के लिए रेडी रहें। जब वो स्टील प्लांट में जाएं तो उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, एडवांस में ये सब सारी बातें जानते हो और तो उनको कोई दिक्कत ना रहे, कोई नया ना लगे। और हम इसलिए हम अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के श्री सुशांत जी को कांटेक्ट किया, जो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से पीपीटी के और एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को शेयर किया। होपफुली आपका नॉलेज जरूर बढ़ा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप लॉकडाउन के इस सिचुएशन में आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं आप लोग को और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग। रियली बहुत टफ जॉब होता है सर स्टील प्लांट में काम करना। हेलो विकास जी। जी जी। हेलो। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्वेता मैम को बोल दीजिए। हाँ, श्वेता मैम को थोड़ा बोल दीजिए। और श्वेता चैट, मैम। हाँ, और चैट में एक क्वेश्चन है बच्चे का। हाँ, पूछिए। तो वो पूछ रहा था, एक बच्चा है, आप चैट बॉक्स देख करके हाँ सर, हम इंडियन। हाँ सुशांत जी, आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं बताइए कि सुशांत सर। हाँ सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का। सर, हम इंडियन कोल को प्यूरिफाई करके स्टील बनाने में क्यों नहीं बनाकर क्यों नहीं यूज करते? ओम प्रकाश जी का एक क्वेश्चन है कि हम इंडियन कोल को क्यों नहीं यूज करते हैं प्यूरिफाई करके। सुशांत सर नहीं है सर अभी। सुशांत सर लगता है डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ। अच्छा, हम उनको बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए। लग तो रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए एक बार बुलाइए फिर। ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं उनको फिर से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। सर अभी कनेक्ट हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन जिनको पूछना है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, या हैंड रेज करेगा वो लोग, दोनों ही बात हो सकती है। कर सकते हैं। हाँ। ज्वाइन हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही। हाँ, क्या सवाल था? हाँ सुशांत जी, एक बच्चा, एक ओम प्रकाश जी का क्वेश्चन है कि हम इंडियन स्टील को प्यूरिफाई करके क्यों नहीं यूज करते हैं। इंडियन कोल का यूज क्यों इंडियन नहीं किया कोल को जाता है? क्या हम प्यूरिफाई करके यूज कर सकते हैं? देखिए, इंडियन कोल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें गंदगी है। गंदगी तो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन इंडियन कोल का जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कोई भी कोल का जो प्रॉपर्टी है उसमें ऐश कंटेंट होता है, एक होता है वॉलेटाइल मैटर
कंटेंट, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है कोल का, ये इंडियन कोल में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ऐश और वॉलेटाइल मैटर। तो मेटलर्जिकल कोक जो बनाना है, मतलब हॉट मेटल बनाने के लिए जो कोक चाहिए हम लोग को, उसमें ये दोनों चीज रहने से कोक का क्वालिटी बहुत खराब हो जाता है और ब्लास्ट फर्नेस खराब बिहेव करने लगता है। जो हीट चाहिए ब्लास्ट फर्नेस को 1500 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, वो मिलता नहीं है। तो इस कारण से हम लोग ऐश और वॉलेटाइल मैटर कंटेंट ज्यादा होने के कारण फॉरेन का कोल यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अभी हम लोग 15% इंडियन कोल को इंपोर्टेड कोल के साथ मिक्स करके उसको यूज कर रहे हैं, ताकि इंडिया का भी माइंस का ऊपर उठ सके और यहाँ के भी थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है, क्योंकि इंडियन कोल कम रेट में मिलता है हम लोग को और फॉरेन का कोल ज्यादा रेट में मिलता है। तो 15% of the coal which we use, we are using indigenous या Indian coal, but 85% because of superior properties. हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ी इंटरप्टेड है सर। हाँ, मेरे एक्सप्लेनेशन गया था क्या अब तक? हाँ, बिल्कुल 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 अच्छे से समझ में आ गई है बात। एक और बच्चे की क्वेरी थी सर, छोटी सी क्वेरी है कि वो शायद इंटरव्यू को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस है। वो कह रहा है कि इंटरव्यू के लेकर के जो क्वेरी है, अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो 60% रहना जरूरी है। लेकिन अगर SC/ST स्टूडेंट है तो 60% से कम में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% जरूरी है इंटरव्यू। ठीक है, ओके सर। सुजीत, यस मैम। श्वेता मैम को कांटेक्ट ये कर दो, ऐड कर दो। श्वेता हाँ, वो फर्नेस का टेम्परेचर जो है, ब्लास्ट फर्नेस का जो फोटो दिखाया तो उसमें गैस स्टोव 3 बनाया हुआ था, देखे होंगे आप। 3 गैस स्टोव बना हुआ है, उससे हम लोग हॉट एयर उसमें ब्लास्ट करते हैं नीचे से, ठीक है। तो एयर को हाई टेम्परेचर पे ब्लास्ट फर्नेस के नीचे हिस्से से हम लोग चार्ज करते हैं और साथ में कोयला जलते हैं। तो जो एयर और गैस का ओपनिंग है, हेलो आवाज आ रहा है? है सर, आवाज है आपकी। एयर और गैस का जो ओपनिंग है, उससे हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। 1500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, प्लस कोक जो चार्ज कर रहे हैं उससे। जो आप पूछ रहे हैं ट्रेनिंग वाली बात, ये क्या कंपनी ज्वाइन करने के बाद का ट्रेनिंग पूछ रहे हैं ना? ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए उनका होता है, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, उनका 15 डेज का ट्रेनिंग होता है, 15 डेज का प्लांट में। लेकिन जो अगर ये मेरे को लग रहा है कि ये पूछना चाह रहा है जॉब की तरह अगर सेल ज्वाइन करे एज ए डिप्लोमा होल्डर, उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का होता है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड के बाद 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है जॉब ज्वाइन करने के बाद। लेकिन उसमें भी मतलब बस ट्रेनिंग नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, मतलब काम करते करते सीखना है। अच्छा सर, एक और सवाल पूछा है बच्चे ने, लिखता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू टेक्स इन होल प्रोसेसिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन वन साइकिल? हाउ मच टाइम will take in whole processing of blast furnace? हाँ, चैट में है सर। How much time will it take in whole processing of blast furnace? 9 hours, 8 to 9 hours। हाँ, और एक सिंटर का सवाल पूछा है, सिंटर का प्रॉपर्टी पूछा है। फेरस कंटेंट जो होता है सिंटरिंग प्रोसेस के बाद, वो 60% से 85% हो जाता है Fe कंटेंट जो होता है रॉ मटेरियल में। तो ये फायदा होता है सिंटर बनने से। अच्छा, देखिए एक और सवाल पर सवाल आ रहा है।
हाँ देख एक और क्वेश्चन आया है सर चैट में ही। हाँ देख स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग मैक्सिमम क्यों नहीं करते, लाइक एज स्टील? सर स्टेनलेस स्टील का यूज हम लोग मैक्सिमम क्यों नहीं करते लाइक ए स्टील? ठीक है, स्टेनलेस स्टील का आप प्रॉपर्टी खोल के देखिए इंटरनेट पे। स्टेनलेस स्टील का फायदा है कि उसमें कोरोजन कम होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है स्टेनलेस स्टील। लेकिन जो स्टील हम लोग जो बना रहे हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंट ठीक है, स्टेनलेस स्टील इतना नहीं होता है, लेकिन जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस है, ये स्टेनलेस स्टील से ज्यादा अच्छा होता है। तो सबका एप्लीकेशन फिक्स्ड है। जहाँ पे आपको कोरोजन से बचाना है कोई स्ट्रक्चर को, वहां पे आप स्टेनलेस स्टील दीजिए। लेकिन जहाँ पे हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए या बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चाहिए, वहां पे माइल्ड स्टील दीजिए। तो मतलब डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे हर जगह जहाँ माइल्ड स्टील यूज कर सकते हैं वहां पे स्टेनलेस स्टील भी डाल सकते हैं। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स या एप्लीकेबिलिटी देख के डालना है, कहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, कहाँ पे कोरोजन स्ट्रेंथ चाहिए, इस तरह से देख के डालना है। साथ में एक और चीज जो कंसीडर करना है वो हाई प्राइस ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का प्राइस बहुत हाई है, तो कस्टमर को ये भी देखना होगा कि उसको क्या प्राइस में मटेरियल चाहिए। लो प्राइस मतलब लो प्राइस तो नहीं, माइल्ड स्टील का एक अलग प्राइस ब्रैकेट रहता है और स्टेनलेस स्टील का अलग प्राइस ब्रैकेट रहता है। तो वो सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कहीं का भी एप्लीकेबिलिटी चूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन, एकदम लाइव सेशन रहा। श्वेता हमारी कलीग हैं, प्रोफेसर श्वेता चौबे, वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको बुलाते हैं। श्वेता मैम। यस मैम, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। ओके, thank you ma'am, thank you for giving me the opportunity to express my gratitude towards our guest Mr. Sushant Kumar, Deputy Manager, Steel Authority of India Limited. Thank you so much sir for such a wonderful session. The whole session was very interesting and informative. The point you were discussed over here, like converting coke into coal, benefits of center, ISP process through flowchart, and benefit of centers, it was very beneficial for students. Thank you so much sir for being here. Next I would like to thank our principal sir for encouraging us to conduct such type of webinars. Thank you sir. I would like to thank to our technical team, Mr. Sachin Kumar and Vishwajit Kumar, for their continuous support throughout the session. Thank you. I would like to congratulate to organizing committee for conducting such a wonderful session. Thank you, ma'am. And at last, but not the least, I would like to thank to all audience, to all my colleagues and students for their active participation, making this event a grand success. Thank you everyone. थैंक यू श्वेता। सर आप 2 शब्द कहना चाहेंगे इस समय? प्रिंसिपल सर। Actually, parallel on 2-3 meetings. Okay. Thank Okay, you. sir. Thank you everybody, all the coordination team, and Sri Sushant Kumar. His wonderful presentation has benefited our students, our professors, and other colleagues who are essentially hearing this webinar. And thanks to Professor Vikas Kumar for choosing such a wonderful topic, very interesting for our students. The overwhelming response of the students by putting questions in the chat box shows their involvement, how deeply they were involved, and they have asked some questions also. So they have asked some video from Mr. Sushant, for which he had promised that he will share it to Professor Vikas, and in turn it will shared with the students. Thanks once again for coordination, such a wonderful session. Thanks our learning.
सुशांत जी अगर ऑर्डर देते तो परमिशन करें तो बच्चों को वहाँ एक बार विजिट के लिए ले जाते हैं आफ्टर लॉकडाउन। यस, एकदम मैडम। दैट वुड बी ग्रेट ओके फॉर सर, अस। ओके सर, मेनी मेनी थैंक यू सर इतना लाइव सेशन के लिए। विश्वजीत एंड करें? यस। ओके Yes. ओके सर, Thank you. थैंक यू।